हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नर्न्स्ट हीट थ्योरम के बारे में। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ को डिराइव किया गया, उसके बाद सेकंड लॉ को डिराइव किया गया और सेकंड लॉ के बाद थर्ड लॉ को डिराइव किया गया। अब थर्ड लॉ को पढ़ने से पहले हमें नर्न्स्ट हीट थ्योरम को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये थ्योरम थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ से ही रिलेटेड है। अब इस थ्योरम को समझने के लिए हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए, ये होती हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेल जी है वो फ्री एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डेल एच है वो एंथैल्पी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, मीन्स जीरो टेम्परेचर की बात करें, तो उस केस में ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और डेल जी डेल एच के इक्वल हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए रिसर्च ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उसने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सेल्स के लिए ईएमएफ की वैल्यू मेजर की और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते रहते हैं ये वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती हैं और इसके बेसिस पर उसने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर टेम्परेचर को हम लो करते हैं तो उस केस में डेल जी और डेल एच की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के पास आ जाती है। अब रिसर्च के डेटा के बेसिस पर नर्न्स्ट ने एक इम्पोर्टेंट सजेशन दिया, जिसको हम नर्न्स्ट हीट थ्योरम कहते हैं। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर लो होके एब्सोल्यूट जीरो की तरफ मूव करता है तो उस केस में ये वैल्यू भी जीरो हो जाती है। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डेल जी और डेल एच की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट जीरो पर इक्वल होने के साथ साथ एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करती हैं, मीन्स ग्रेजुअली अप्रोच करती हैं। अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर डार्क लाइन की बात करें तो वो ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ अप्रोच कर रही है और डॉटेड लाइन की बात करें तो वो रैपिडली अप्रोच कर रही है। तो इस तरह से डेल जी और डेल एच की वैल्यू एक दूसरे के साथ जब अप्रोच करती हैं तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करके इन डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअली एक दूसरे को अप्रोच करते हुए जीरो पॉइंट तक जाती हैं। अब मैथमेटिकली हम इस थ्योरम को इक्वेशन 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेम्परेचर की लिमिट T से जीरो ले रहे हैं। ये हो जाएगी डेल जी की वैल्यू और ये हो जाएगी डेल एच की वैल्यू। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसमें हमने ये दो रिलेशनशिप पढ़ी थी। यहाँ पर जो डेल एच है वो रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डेल सीपी है वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इक्वेशन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिलेशनशिप आती है। देखिए, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जीरो है तो डेल एच की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी जीरो है तो डेल सीपी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ मूव करता है तो उस केस में रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाती है और इसी तरह से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। अब नर्न्स्ट थ्योरम की बात करें तो ये सिर्फ प्योर सॉलिड्स पर ही एप्लीकेबल होती हैं, मीन्स सॉलिड में किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्योर सॉलिड की बात करें तो वो ही एक प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज आती हैं तो वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं हो सकता और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर उसके पार्टिकल्स वेल अरेंज रहते हैं, इसीलिए एंट्रोपी की वैल्यू जीरो आती है।